हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व उच्चारण स्थान। आज मैं आपको उच्चारण स्थान याद करने का आसान तरीका बताऊंगी। इसको याद करने के बाद आप कभी भी उच्चारण स्थान नहीं भूल पाएंगे। मैं यहाँ आपको हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषयों में आए सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बताऊंगी, अतः आप इसे ध्यान से समझें। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर संस्कृत में 13 होते हैं, जिनको मैंने नाम भी लिख दिया यहाँ पे। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि ह्रस्व का मतलब है छोटे, यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ बड़े, जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर में है ए, ई, उ, री, री। ये कितने हैं? 5 है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 8 है। तो टोटल हमारे संस्कृत में स्वर हुए 13। अब अगर हिंदी में याद करने हैं तो हम री और री है, इन दो को इसमें से निकाल देंगे। बाकी जो बचे, यानी कि 13 में से 2 गए, 11 है। ये 11 स्वर हमारे हिंदी के हैं। हिंदी में भी इसको निकालने के बाद जो बचेंगे वो ह्रस्व स्वर हैं, और ये इसको यहाँ से हटाएंगे, जो बचेंगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वर के बाद है व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने हैं? काफ़ी सारे हैं, उनको लाइन में याद करते हैं। सबसे पहले कैसे मैं तक। कैसे मैं तक 25 व्यंजन होते हैं, जिनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। यानी कि व्यंजन लिखने का सही तरीका ये है कि हम हर लाइन में 5 ही वर्ण लिखें, जिससे हमें याद करने में आसानी रहती हो और हम उसको कभी भूलते भी नहीं हैं। अगर हम एक लाइन में 5 से ज़्यादा लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, आगे जाकर उनको आगे पीछे कर देते हैं। इसको और सही से याद करने का तरीका है कि हम इसको वर्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि वर्ग बना लेते हैं। कै वर्ग, इसमें 5 व्यंजन है। च वर्ग में भी 5 है, ट में भी। तो हम यहाँ से याद करेंगे कै, च, ट, त, पै। इससे हमें व्यंजन याद करने का, जो लाइन से व्यंजन याद करने का तरीका है, वो हमारा सही हो जाता है। इससे हम व्यंजन फिर भूलते नहीं हैं। अगर हम इसको वर्ग के हिसाब से याद नहीं करते हैं, सीधा इसको रट लेते हैं, तो क्या होता है कि 1 लाइन 2 लाइन के बाद हम आगे वाली लाइनों को आगे पीछे कर देते हैं, जिससे हमारी जो सीक्वेंस है, जो लाइनिंग है, वो गड़बड़ा जाती है। इसलिए व्यंजन को याद करते हुए ध्यान रखें कि जो स्पर्श व्यंजन है उनको हम वर्ग के हिसाब से याद करें। यानी कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ऐसे याद करेंगे कै, च, ट, त, पै। यानी कि कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन के बाद हमारे पास आते हैं अंतस्थः। अंतस्थः में 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। 25 स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद अंतस्थः है य, र, ल, व। इनको भी हम लाइन में ही याद रखेंगे, ताकि हमें उच्चारण स्थान याद करते हुए दिक्कत ना हो। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं, श, श, स, है। उसके बाद है हमारे अयोगवाह। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो विसर्ग होता है, यानी कि जैसे अतः है, उसके पीछे 2 बिंदियां लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। और दूसरा है अनुस्वार, यानी कि किसी भी शब्द के ऊपर या वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है। जैसे हिंदी में आता है ना हमारा अंग, ए के ऊपर जो बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। अब हमारे हो गए व्यंजन। इसके बाद उच्चारण स्थान है हमारा। अब उच्चारण स्थान को भी हम उसी सीक्वेंस में याद करेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। कितने हुए?
1 2 3 4 5 6। महर्षि पाणिनि ने, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने उच्चारण स्थान 8 बताए हैं। 6 तो यही बताए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। और 2 बताए उन्होंने सिर और उर। यानी कि उर का अर्थ है छाती, यानी कि यहाँ से फेफड़ों से, छाती से जब हवा बाहर निकलती है तो वो भी एक उच्चारण स्थान है। और दूसरा है सिर, यानी कि कपाल, सिर से जो हवा का गुंजन होता है वो भी उच्चारण स्थान है। लेकिन उच्चारण स्थान याद करते हुए वो दोनों उच्चारण स्थान इसमें नहीं गिने जाते। अब उच्चारण स्थान याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुंह के अंदर के किस भाग को इन नामों से नवाजा गया है, यानी कि ये नाम किस भाग को दिए हुए हैं। जैसे नासिका है, आप समझ जाओगे नाक को कहा गया है। ओष्ठ होंठ, दंत दांत को बोला गया है। कंठ गले को कहा गया है। और तालु और मूर्धा, ये भाग हमारे मुंह के अंदर कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे। अब अपने मुंह को फोकस करो, अंदर की तरफ देखो। सबसे पहले अपने मुंह के अंदर ध्यान लगाओ कि जिह्वा के पीछे जो हमें आ करते हैं तब गड्ढा सा दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंठ। वहाँ से जब हवा निकलती है तो हम उस उच्चारण स्थान को कंठ बोलते हैं। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर बिल्कुल ऊपर, यानी कि मुंह के अंदर आ करने के बाद जो ऊपर छत बनती है उसको हम तालु बोलते हैं। तालु के बाद जब हम आगे की तरफ आते हैं, यानी कि दांतों की तरफ, मुंह के अंदर ही कंठ के बाद सीधा ऊपर छत, उसको तालु बोलेंगे। तालु के बाद दांतों की तरफ आते हुए दांत के और तालु के बीच का जो स्थान है, यानी कि दांतों के जड़ों में ऊपर, उसको हम मूर्धा बोलते हैं। अब समझ में आया ना, मूर्धा जो है हमारे मुंह के अंदर कौन सा भाग होता है। उसके बाद मूर्धा से आगे दंत, फिर थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ओष्ठ और बिल्कुल बाहर नासिका। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये 6 के 6 भाग हमारे मुंह के अंदर कौन कौन से हैं, यानी कि किस भाग का क्या नाम है, तभी हमें उच्चारण स्थान अच्छे से याद हो पाएंगे। अब हम इसी तरीके से इसको याद करेंगे। कै वर्ग, यानी कि पहले 5 व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उसके बाद चै वर्ग, यानी कि अगले 5 व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान तालु, यानी कि कंठ के बाद जो ऊपर हमारे मुंह के अंदर जो छत बनी हुई है, जीभ जब उस जगह को छूती है तो वो तालु कहलाती है। और वहाँ से जो उच्चारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तालु उच्चारण स्थान। उसके बाद है टै वर्ग। टै वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तै वर्ग दंत, पै वर्ग ओष्ठ। अब हम इसको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, कै चै टै तै पै, और इधर से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर हम मुंह के अंदर ध्यान लगाएं तो ये चीज़ें जो है हमारी पीछे से आगे की तरफ, ऊपर से होती हुई आगे की तरफ एक सीध में आती है, यानी कि लाइन में। अगर हम किसी को भूल भी जाएंगे तो भी अगर हम अपने मुंह के अंदर ध्यान लगाएंगे और उनकी जगह का नाम हमें याद है तो हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और फिर बाहर नासिका। इनको 25 स्पर्श व्यंजन और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये याद करने के बाद हमें अगर फिर भी कुछ भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो हम इनका उच्चारण करके देखेंगे। जैसे हमने याद किया कंठ, तो हम पहली लाइन के 5 वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, क्योंकि हवा कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। दूसरे जो चै वर्ग है इसका उच्चारण स्थान तालु, क्योंकि जिह्वा जो है हमारी इन 5 का उच्चारण स्थान करने में कहाँ छू रही है, तालु को छू रही है। तालव्य बोलते हैं जिसको, तालु को छू रही है। इसी तरह हम इन 25 को बोल के देखेंगे
और फिर इनका उच्चारण स्थान अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद है स्वर। 25 तो हमारे हो चुके। स्वर में हम क्या करेंगे कि ए आ, यानी कि जहाँ से ए का उच्चारण स्थान है वही आ का उच्चारण स्थान है। तो ये भी कहाँ से है हमारा, कंठ से। ए आ के बाद ई, ये कहाँ से है, तालु, तालव्य, यानी कि लाइन में है ए आ ई। उसके बाद ऊ, हमारी सीक्वेंस में ऊपर क्या आता है, ए ई ऊ, ए आ ई ऊ। ऊ करते हुए हम यह ध्यान रखेंगे, मूर्धा में क्या होता है, मूर्धा में जीभ जो है वो दांतों के ऊपर और तालू के नीचे यानी कि बीच के भाग को छूनी चाहिए, लेकिन जीभ वहाँ नहीं छूती है। ऊ में हम क्या करते हैं, हम होठों को शेप देते हैं, यानी कि ऊ का उच्चारण स्थान जो है वह बिना होठ के नहीं हो सकता। होठ को हम ओष्ठ बोलते हैं, यानी कि जैसे पै, फै, बै, भै, मै, इनको बोलते हुए हम क्या करते हैं, अपने होठों को आपस में मिलाते हैं। बिना होठों को मिलाए हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते। उसी तरह ऊ और ऊ, इनको बिना होठों की सहायता से यानी कि बिना अलग शेप दिए हम इनको नहीं बोल सकते। तो इसलिए ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उसके बाद ए आ ई ऊ नीचे आ गया हमारा। उसके बाद रिह, ये कहाँ आएगा, मूर्धा में। री है, इसको हम बोल के देखेंगे, जिह्वा हमारी कहाँ छुएगी, मूर्धा को। मूर्धा को। उसके बाद है री को आप बोल के देखो, उच्चारण करो और अपनी जिह्वा पे ध्यान लगाओ कि आपकी जिह्वा जो है मुंह के किस भाग को छू रही है। री में दांतों को छू रही है, यानी कि लय को हम फलों में बोल के देखेंगे 2 बार 4 बार, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारी जीभ जो है, जिह्वा किस भाग को छू रही है, दांत को। और इसका उच्चारण स्थान लरी का क्या बनेगा, दंत। जब री का दंत है तो लय का भी कहाँ होगा, दंत ही होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे। तो हम यहाँ लय को भी ले आएंगे साथ में। और हमारा अंतस्थय में क्या था, य रे लय वै, तो लय है य रे लय, तो लय तो हमने आ गया, इसके ऊपर वाले भी इसके साथ ही लिख देंगे, य रे लय। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये ऊपर से ही शुरू होगा, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। इनके उच्चारण स्थान के हिसाब से हम चलेंगे। य रे लय, य आप बोल के देखो, उच्चारण करके देखो कि य को बोलते हुए जिह्वा जो है वो तालु को छू रही है, रे के समय मूर्धा को और लय के समय दंत को। य रे लय वै हमारा भी रहता है, उसको बाद में करेंगे हम। स्वरों में भी रहता है ना हमारे, 2 4 6 7 8 9 ही स्वर हुए हमारे, अभी बाकी हैं 4। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में वो होते हैं जिनको बोलते हुए हमारे मुंह से ऊष्मा जो है वो ज़्यादा मात्रा में निकलती है, या सीटी बजाते हुए हल्की सी साउंड में बाहर निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन में हम, इसमें बच्चे सभी गड़बड़ियाँ करते हैं कि श श श तीनों को आगे पीछे कर देते हैं, उसकी जगह उसका उच्चारण कर देते हैं, उसकी जगह उसका। अब आगे ध्यान रखना कि जब भी ये वाला श आए तो हमारी जीभ कहाँ जानी चाहिए, तालू में, यानी कि जीभ तालू को टच कर रही है, छू रही है, तब हमारा उच्चारण ये वाला श होएगा। और श में क्या है, मूर्धा को छूनी चाहिए जीभ, और ये श में दंत को। ठीक है। तीनों श हो गए हमारे। उसके बाद है में जीभ कहीं नहीं छू रही है, सिर्फ ऊष्मा बाहर निकल रही है और गले का प्रयोग हो रहा है, यानी कि है का उच्चारण स्थान है कंठ। इसी तरह विसर्ग है। विसर्ग में भी जैसे अतः, विसर्ग में मैंने आपको बताया था संस्कृत में कि विसर्ग जहाँ भी आते हैं, अगर हम उस शब्द को बोलते हैं तो हम उसके पीछे है की आवाज़ निकालते हैं। जैसे
ए तय और पीछे विसर्ग लगा दिया हमने, तो क्या बना वो ए तय और विसर्ग। तो ये क्या बनेगा अतः है की आवाज आई, यानी कि विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। और एक हमारा हिंदी में है अह, ये भी क्या है विसर्ग है इसके पीछे, तो इसका उच्चारण स्थान भी कहाँ होगा कंठ में। तो अब ये उच्चारण स्थान जो है हमारा कंठ का काफ़ी बढ़ गया है। अब अगला है ये वाला नासिका, ये हमारा हो चुका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब है नासिका में। नासिका में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हमने स्पर्श वर्ण किए थे 5-5 के लाइन में। अब इन पांचों में से जो पांचवा वर्ण है पांचों लाइनों का, यानी कि जो अंतिम हर कै वर्ग का अंतिम वर्ण, चै वर्ग का अंतिम वर्ण, टै वर्ग का अंतिम वर्ण, तै वर्ग का अंतिम वर्ण और पै वर्ग का अंतिम वर्ण, यानी कि ये पांचों जो यहाँ लिखे हुए हैं, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है नासिका भी है। ये नहीं कि ये यहाँ पे है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हुआ, ये यहाँ है तो तालु है तो फिर नासिका कहाँ से हुई। इनका उच्चारण स्थान दो दो होते हैं, यानी कि जैसे मैं है, मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। यदि आपके एग्जाम्स में ऐसा कुछ पूछा जाए तो इसमें मैं का उच्चारण स्थान आप ओष्ठ भी लिख सकते हो और नासिका भी। यदि आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो आप दोनों में से जो भी मिले या दोनों मिले तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों आपके सही होंगे। यदि दोनों दिए हुए हैं तो आपको ऑप्शन में ए बी दोनों ऐसे भी लिखा सकता है। तो यानी कि मैं का उच्चारण स्थान है यहाँ तो है ही है, इसके साथ तो हमने याद करना ही है। उसके बाद नासिका भी है, यानी कि मैं ओष्ठ और नासिका, नय जो है दंत और नासिका, ठीक है। तो ये अंतिम वर्ण जो है इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है और इनके साथ तो है ही। उसके बाद अनुस्वार है। अनुस्वार को भी जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तब हम नाक से ही आवाज़ आती है, जैसे गंगा, अंग, गंगा, बिंदी आई ना, तो उसका उच्चारण स्थान भी अनुस्वार, यानी कि किसी भी वर्ण के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है तो उसका उच्चारण स्थान हम नासिका ही बताएंगे। जैसे हिंदी में है ना अंग, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है नासिका। उसके बाद हमारा य, र, ल और वै बसता था। वै का उच्चारण स्थान हमारा एक नहीं है दो है, यानी कि वै को उच्चारण करते हुए हमें दो भागों की सहायता लेनी पड़ती है, दो जगह के उच्चारण स्थान की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए वै को हमने इन सब से अलग निकाल दिया। वै को बोलने में किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है, आप वै का उच्चारण करके देखो कि वै का उच्चारण कैसे होता है, बै की तरह होता है, क्योंकि बै और वै में क्या है बीच में एक लाइन है। तो यानी कि वै का उच्चारण स्थान ओष्ठ तो है ही है, उसके बाद दूसरा क्या है इसका उच्चारण स्थान वै। वै में क्या है दंतोष्ठ, यानी कि दांत की भी सहायता लेनी पड़ती है हमें। हम इसको जब बोल के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वै का उच्चारण स्थान ओष्ठ के साथ साथ दंत भी है, यानी कि बिना दांतों के वै का उच्चारण नहीं हो सकता अच्छे से। और इसके बाद दंतोष्ठ के साथ वै के साथ है फै, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है ना, ये हमारा हिंदी में प्रयोग होता है। इसका उच्चारण स्थान भी क्या है दंतोष्ठ। अब उसके बाद है ए ऐ। ए में क्या आया ए की आवाज़ आ रही है, और ऐ ई की आवाज़ आ रही है पीछे। अब हम ढूंढेंगे ऊपर, देखो ए कहाँ है, ये रहा कंठ, ए का उच्चारण स्थान है कंठ। और ऐ इसको हम क्या बोलते हैं ऐ, ई की आवाज़ आई, इसका मतलब तालु। तो इसका उच्चारण स्थान दोनों का क्या है कंठ तालु।
इन दोनों की आवश्यकता होती है ए आई को बोलने में। उसके बाद है ओ औ। अब ओ यानी कि जहाँ पे आ है वही उच्चारण स्थान ओ का होगा। कंठ औ ऊ औ ऊ की आवाज़ आई ना। ऊ कहाँ से बोला जाता है? ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी कि इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ और ओष्ठ, यानी कि दो है। ए आई का कंठ तालु और ओ औ का कंठोष्ठ। कई बार हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, इसको कंठोष्ठ बना देंगे, इसको कंठ तालु कर देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसमें ई की आवाज़ आ रही है, वो जो कि तालु का उच्चारण स्थान है, और इसमें ऊ की आवाज़ आ रही है, यानी कि होठों की शेप अलग से बनाई जा रही है, यानी कि कंठ के साथ ओष्ठ भी है। और आ यानी कि जो हाफ चंद्र बिंदु होता है, इसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। ये एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, जैसे ये है बिंदी, यहाँ वाली हाफ चंद्र बिंदु, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखने हैं। कंठोष्ठ, कंठतालु, दंतोष्ठ, नासिका, ओष्ठ, कुछ और हैं हमारे 2-3 जो कि हिंदी में आते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, ये देखो ड ढ, ये देखो यहाँ पे है ना टै वर्ग में, ये बगैर बिंदु के है, नीचे बिंदु नहीं है, इनमें है, तो इन का उच्चारण स्थान एक ही रहेगा। कौन सा? मूर्धा। जय है, ये ध्यान रखना है आपको। ज में एक सिंपल जय है हमारा, च छ जय। जय का उच्चारण स्थान है तालु, लेकिन यदि इसके साथ नीचे बिंदु लग जाएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा? दंत। ठीक है, अब आप इसी सीक्वेंस में इनको याद करना। इनको याद करते हुए ध्यान रखना बच्चों कि आपको इन सबको एक साथ याद नहीं करना है। जैसे मैंने आपको टुकड़ों में समझाया है, उसी तरह याद करते हुए भी वही ध्यान रखना है कि जैसे देखो वर्ग के हिसाब से आप याद करो पहले कि इनका वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ये है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कै च टै तै पै। उसके बाद हर वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका से, और उसके बाद हम इसको हटाएंगे, स्वरों के साथ लेके आएंगे कि जो स्वर है उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसके बाद अंतस्थ है और ऊष्म, फिर हम याद रखेंगे विसर्ग और अनुस्वार, और फिर जो एक्स्ट्रा ये वर्ड है हमारे साइडों में, फिर इनका ध्यान रखेंगे हम। कुछ तो मैच करते हुए हैं, 1-2 ऐसे हैं जो अलग है, जैसे जय है, ये कहा था मैंने, यहाँ भी है और यहाँ भी है, जबकि उच्चारण स्थान में एक बिंदु लगाने से ही बदल गया है, वो तालु है, ये दंत है। एक फ, ये दंतोष्ठ है, बाकी सारे तो आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इसको एक बार से याद नहीं होगा, इसको 3 बार 4 बार ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, फिर इसको लिख के देखना है, जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके।